कहानी की शुरुआत में हमारे पृथ्वी से हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर एक दूसरी दुनिया को दिखाया जाता है, जहां से एक बड़ी सी स्पेसशिप निकलने के बाद हम इंसानों जैसा दिखने वाला एक एलियन किसी तरह की लिक्विड पीता है, जिससे उसकी पूरा शरीर डिसॉल्व होने लगता है। उसकी शरीर की जर्रा जर्रा हवा में मिलने लगता है, यहाँ तक कि उसकी डीएनए भी। पर कुछ ही देर बाद वो बेचारा पानी में गिर जाता है, जिससे उसकी डीएनए दोबारा रीजेनरेट होने लगता है। यहाँ पर हम कुछ कोशिकाएं भी देखते हैं जो अपने आप डेवलप हो रहे हैं। जिसके बाद हम चले आते हैं सन 2089 में, जहाँ स्कॉटलैंड के स्काई टापू पर आर्कियोलॉजिस्ट एलिजाबेथ स्वान को पहाड़ की दीवार पर करीब 35,000 साल पुराना एक गुफा चित्र मिलता है, जहाँ इंसान एक विशाल जीव की पूजा करते हुए सितारों की तरफ इशारे कर रहे होते हैं। इस खोज के बारे में वो अपने साथी चार्ली को बताती है। वो दोनों इससे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि यही वो चीज है जिसे वो दोनों ढूंढ रहे थे। जिसके बाद कहानी चली जाती है सन 2093 में, जहां हम अंतरिक्ष की गहराइयों में प्रोमीथियस नाम के एक वैज्ञानिक खोजकर्ता जहाज को देखते हैं। इस जहाज पर एलिजाबेथ, चार्ली और बाकी साथियों के साथ हाइबरनेशन में होती है। सिवाय डेविड के उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने साल गुजर चुके हैं, क्योंकि वो एक रोबोट है। जी हाँ, बिल्कुल इंसानों जैसा दिखता है, लेकिन इंसान है नहीं। उसका काम है शिप में मौजूद इंसानों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देना। इस दौरान वो सैकड़ों प्राचीन भाषाएं सीखता है। अब मंजिल बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है, इसीलिए डेविड सबको जगा देता है। सबकी हालत बहुत नाजुक होती है, क्योंकि वो सभी 2 साल 4 महीने 18 दिन 36 घंटे और 15 मिनट तक नींद में थे। इसीलिए जल्दी से जल्दी रिकवरी के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए कहा जाता है। पानी बहुत ही काम की चीज है। सही तरीके से बहाव तो जिंदगी बन सकती है, और अगर गलत तरीके से बहाव तो जिंदगी अब पानी की तरह बह जाता है। चलिए, अब वक्त हो चुका है ये जानने का कि आखिर ये सब पृथ्वी से इतनी दूर अंतरिक्ष की जुमड़ी तलैया में क्या कर रहे हैं। हमें ये समझाने के लिए वॉयलैंड कॉर्पोरेशन के ओनर पीटर वॉयलैंड ने एक होलोग्राफिक मैसेज रिकॉर्ड की होती है, लेकिन अब तक हो सकता है पृथ्वी पर उनकी मौत हो चुकी है। वॉयलैंड अपने मैसेज के जरिए शिप में मौजूद लोगों को बताते हैं कि उनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है कि हम इंसान कहाँ से आए और मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है ये जानना। लेकिन आज तक कोई भी उन्हें इसकी जवाब नहीं दे पाया, सिवाय एलिजाबेथ और चार्ली के। उनके पास एक थ्योरी है जिसके जरिए वो ये साबित कर सकते हैं कि हम इंसान कहाँ से आए और आखिर हमें किसने बनाया। इसीलिए वॉयलैंड ने उनकी थ्योरी पर भरोसा करके हजारों करोड़ों रुपए लगाकर उन्हें उनकी थ्योरी साबित करने के लिए भेजा है। चलिए अब इनकी थ्योरी जान लेते हैं। कुछ साल पहले उन्हें पृथ्वी के अलग अलग 7 सभ्यताओं से कुछ गुफा चित्र मिले थे, जिनकी आपस में सदियों की दूरियां है। कोई मेल जोल नहीं है, बस एक ही चीज कॉमन है, और वो है ये गुफा चित्र, जहां इंसान किसी विशाल जीव की पूजा करते हुए सितारों की तरफ इशारे कर रहे हैं। एलिजाबेथ का मानना है कि उन विशाल जीवों ने इंसानों को बनाया, वरना इंसान उनकी पूजा क्यों करते। और ये सितारों की तरफ इशारा तो बस एक इन्विटेशन है। वो विशाल जीव चाहते हैं कि इंसान उन्हें ढूंढे। हालांकि प्राचीन लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे, लेकिन आज एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वो उस गैलेक्सी पर पहुँच चुके हैं जिस तरह की सितारों के स्ट्रक्चर उन गुफा चित्र में थे, जो उन विशाल जीवों की घर है जिन्होंने इंसानों को बनाया। एलिजाबेथ के हिसाब से जिन्हें इंजीनियर्स कहा जाता है। मिशन तो बड़ा ही खतरनाक है, पर पीटर वॉयलैंड की बेटी मेरेडिथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो विश्वास ही नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि मिशन के दौरान हर कोई उसकी ऑर्डर्स को फॉलो करे, क्योंकि पैसे उसकी बाप की है, और अपने बाप के पैसों के बलबूते पे ही वो इस शिप में भी एक आलीशान लाइफ बोट में रहती है, जहाँ मनोरंजन से लेकर मन बहलाने तक के हर एक सामान मौजूद है। खैर, चलिए अब शिप को लैंड कराने की बारी है। बहुत आसानी से उनका शिप इंजीनियर्स की ग्रह पर लैंड हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो तो बाद में शुरू होने वाला है। तो अपना दिल थाम के बैठिए और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। लेकिन चार्ली को इंतजार करना पसंद नहीं। अंधेरा होने में 6 घंटे बाकी है, लेकिन फिर भी उसे एक्सप्लोर करना है। उसे जानना है कि जिसके लिए वो इतनी दूर आए हैं, आखिर वो चीज यहाँ पर है भी या नहीं। उनके सामने एक गोलाकार स्ट्रक्चर होता है जो अंदर से पूरी तरीके से खोखला है। एलिजाबेथ और चार्ली के साथ कुछ लोग उसी के अंदर जाते हैं। कुछ हद तक अंदर जाने के बाद उन्हें एक जगह दिखता है जहाँ बिल्कुल हमारे पृथ्वी जैसा वायुमंडल होता है, जबकि बाहर की वायुमंडल बिल्कुल टॉक्सिक है, बिल्कुल आपकी दोस्त की तरह। इसीलिए चार्ली यहाँ पर अपना हेलमेट उतार देता है। हालांकि यहाँ पर तापमान 0 से 12 डिग्री नीचे है, लेकिन फिर भी यहाँ मौजूद ये पानी जैसा दिखने वाला लिक्विड फ्रीज नहीं हो रहा। हो सकता है ये पानी हो ही ना। दीवार पर मौजूद अनजान लेटर्स के जरिए डेविड अनजाने में ही एक होलोग्राफिक वीडियो चला देता है, जहां वो इंजीनियर्स भागते हुए गुफा के अंदर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनमें से एक नीचे गिरने की वजह से दरवाजे के नीचे दब जाता है, जिसकी धड़ दीवार की इस तरफ और सर दीवार के उस तरफ होता है। एलिजाबेथ के हिसाब से ये वही इंजीनियर्स है जिन्होंने इंसानों को बनाया, और अब देखिए ये खुद जमीन पर पड़े हैं। ये सब देखकर फाइफिल थोड़ा सा भड़क जाता है
वो जियोलॉजिस्ट है, उसे चट्टानें पसंद है हद से ज्यादा, लेकिन ऐसे बड़े डेड बॉडीज में उसे जरा सा भी दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए वो दोबारा जहाज की तरफ जाने लगता है। जाते हुए वो मिलबर्न को भी अपने साथ ले लेता है। खैर उसे जाने देते हैं। कार्बन रीडिंग के जरिए पता चलता है कि ये डेड बॉडी लगभग 2000 साल पुराना है। अजीब बात तो ये है कि इसके अवशेष अभी भी सुरक्षित है। डेविड दोबारा छेड़खानी के बाद दरवाजा खोल देता है, जिसके दूसरी तरफ एक मूर्ति के अलावा बहुत सारे मर्तबान होते हैं, जिनमें से पानी जैसा कुछ निकल रहा होता है। डेविड हर चीज को छूकर देखना चाहता है, लेकिन एलिजाबेथ किसी भी चीज को छूने के लिए मना करती है। पता नहीं किसका रिएक्शन कैसे हो सकता है। उनके यहाँ पर होने की वजह से अचानक अंदर के साथ बाहर के वातावरण भयानक तरीके से बदलने लगता है। इसीलिए कैप्टन उन्हें जल्दी से जहाज पर आने के लिए कहता है, पर मेरेडिथ को किसी की जान की परवाह नहीं है। वो 15 मिनट के अंदर हर किसी को जहाज पर लौटने के लिए कहती है। अगर इससे 1 सेकंड भी इधर उधर हुआ तो भटकते रहना इस अंधेरी तूफान में। इसीलिए एलिजाबेथ जल्दी से उस इंजीनियर की सर को अपने बैग में डालने लगती है और उधर डेविड किसी को बिना बताए एक मर्तबान को अपने बैग में डाल लेता है, जबकि किसी भी चीज को छूने के लिए मना किया गया था। कुछ ही देर बाद तूफान पूरी तरीके से छा जाता है। वो सब जहाज पर चढ़ जाते हैं, लेकिन इस दौरान इंजीनियर की सर जहाज के बाहर गिर जाता है, जिसे लेने के लिए एलिजाबेथ बाहर चली जाती है, लेकिन तूफान उसे दूर धकेल देता है। चार्ली उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो भी इस तूफान में फंस जाता है। पर डेविड अपनी जान पे खेलकर उन्हें दोबारा जहाज पर वापस लाता है। सब लोग जहाज पर आ चुके हैं, लेकिन मिलबर्न और फाइफील्ड अभी भी उसी गुफा के अंदर है, जो इस गुफा की वुलवुलैया में फंसकर बाहर आने की रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे। कैप्टन उनसे संपर्क करके तूफान थमने तक वही ठहरने के लिए कहता है। इधर जहाज के अंदर एलिजाबेथ इंजीनियर की सर को ऑब्जर्व कर रही होती है। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि ये उसका सर नहीं है, बल्कि ये तो हेलमेट है जिसके अंदर उसका सर है। हेलमेट को हटाने पर ठीक हम इंसानों जैसा एक सर देखते हैं, जिसे वो जिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान वो सर ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद उन्हें रिसर्च के दौरान पता चलता है कि इंजीनियर की डीएनए और इंसानों की डीएनए बिल्कुल एक जैसा है। उधर डेविड मर्तबान में से थोड़ी सी लिक्विड शैंपेन के साथ मिलाकर चार्ली को दे देता है, जिसे चार्ली बड़े ही शौक से पी जाता है। जिसके बाद वो एलिजाबेथ से मिलता है और बातों बातों में उन दोनों के बीच वही शुरू हो जाता है जो हम आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकते। तूफान की वजह से मिलबर्न और फाइफील्ड अभी भी गुफा के अंदर है और घूमते घूमते वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ एक मूर्ति के साथ बहुत सारे मर्तबान हैं, जिनमें से अब किसी तरह की काला तरल पदार्थ निकल रही है। उसी तरल पदार्थ में से एक सांप जैसा दिखने वाला जानवर बाहर आता है, जिसे प्यारा समझकर मिलबर्न छूने की कोशिश करता है, पर वो जानवर उसी की हाथ को कस के जकड़ लेता है और इतनी ताकतवर है कि उसके हाथों को ही तोड़ देता है। फाइफील्ड उसे बचाने के लिए उस जानवर को काट देता है, जिससे उस जानवर की बॉडी फ्लूइड फाइफील्ड के हेलमेट पर गिरता है और अगले ही पल उसका हेलमेट पिघल जाता है और उधर वो जानवर दोबारा रिजेनरेट हो जाता है और मिलबर्न की सूट के अंदर घुसकर उसके मुंह के अंदर चला जाता है। सुबह होते होते तूफान पूरी तरीके से थम जाता है। इधर चार्ली अपनी आंखों पर कुछ अजीब सी चीज नोटिस करता है। इससे वो हैरान तो होता है, पर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वो एलिजाबेथ और अपनी टीम के साथ मिलकर मिलबर्न और फाइफील्ड को ढूंढने के लिए जाता है, क्योंकि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। उन्हें मिलबर्न की डेड बॉडी तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर फाइफील्ड की नामो निशान तक नहीं होता। कुछ ही देर बाद चार्ली की हालत बहुत खराब हो जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाते हैं। इसके बारे में एलिजाबेथ मेरेडिथ को बताती है और उसे मेडिकल टीम तैयार रखने के लिए कहती है। वो जहाज पर लौटने वाले हैं। वो सभी चार्ली को लेकर गुफा से बाहर चले जाते हैं, सिवाय डेविड के, जो अभी भी उसी गुफा के अंदर है। घूमते घूमते वो गुफा के ऐसे हिस्से में पहुंच जाता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई स्पेसशिप की कंट्रोल रूम है। डेविड यहाँ पर कुछ बटन्स दबाता है, जिससे एक होलोग्राफिक मैसेज चालू हो जाता है। इस होलोग्राफिक मैसेज में कुछ इंजीनियर्स इसी रूम के अंदर आते हैं, जिनमें से एक इस पूरे सिस्टम को चलाता है, जिसे देखकर डेविड भी इसे चलाना सीख जाता है। इंजीनियर के पास एक होलोग्राफिक स्टार मैप भी होता है, जहां वो हमारे पृथ्वी को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। मैसेज खत्म हो जाने के बाद डेविड नोटिस करता है कि यहाँ पर एक इंजीनियर अपने स्लीपिंग पॉड में है, जो कि अभी भी जिंदा है, जबकि पहले उन्हें लगा था कि सारे इंजीनियर्स मारे जा चुके हैं और उनका सफर एक फेलियर मिशन के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब अभी भी एक उम्मीद बाकी है। लेकिन लगता है चार्ली के लिए कोई उम्मीद नहीं बची। उसकी हालत बहुत खराब होता है। उसकी ये हालत देखकर मेरेडिथ उसे जहाज पर लाने के लिए मना कर देती है, और अगर कोई उसके साथ रहना चाहता है तो वो खुशी से रह सकता है। लेकिन मेरेडिथ के हिसाब से उसे भी जहाज पर नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि ये जहाज उसकी बाप की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चार्ली खुद ही आगे बढ़ जाता है। वो अपने लिए किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। उसे पता है उसकी ये बीमारी ठीक नहीं हो सकता, फिलहाल तो नहीं। इसीलिए वो अपने आप को मेरेडिथ के हवाले कर देता है और पापा की पड़ी उसे जलाकर राख कर देती है। इस सदमे से एलिजाबेथ बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो डेविड के सामने होती है, जो उसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। एलिजाबेथ के हिसाब से ऐसा होना नामुमकिन है। वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती।
लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। उसकी प्रेगनेंसी 3 महीने जैसी है, जबकि 10 घंटे पहले चार्ली के साथ उसकी इंटरकोर्स हुआ था। एलिजाबेथ इस बात से थोड़ी अनस्टेबल हो जाती है और वो इस चीज को निकालना चाहती है जो भी उसके गर्भ के अंदर है। वो इंसान तो नहीं हो सकता क्योंकि इंसान इतनी जल्दी नहीं बढ़ते, लेकिन इस तरह के ऑपरेशन के लिए कोई भी सामान यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसीलिए डेविड उसे दोबारा क्रायोडेक पर सुलाना चाहता है, उसे हाइबरनेशन की सलाह देता है। और जब एलिजाबेथ की पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है तो डेविड उसे इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब कुछ देर बाद कुछ लोग उसे क्रायोडेक पर ले जाने के लिए आते हैं तो एलिजाबेथ उन्हीं पर हमला करके मेरेडिथ के लाइफ बोट में चली जाती है, जहाँ पर एक बहुत ही एडवांस मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडर मशीन होता है, जिसके जरिए एलिजाबेथ अपने पेट से उस अजीब सी जीव को निकाल लेती है जिसमें इंसान होने की नामो निशान तक नहीं है। एलिजाबेथ डर के मारे उस जीव को मशीन के अंदर ही लॉक कर देती है। इधर 5 फील्ड के मॉनिटर से कुछ सिग्नल्स आते हैं, इसीलिए एक क्रू मेंबर उसे देखने के लिए जाता है। वहाँ पर 5 फील्ड तो होता है, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं है। मौका मिलते ही उन पर हमला कर देता है। इस मुठभेड़ के दौरान वो 4-5 क्रू मेंबर्स को मार देता है, लेकिन आखिरकार वो उसे मारने में कामयाब हो जाते हैं। उसे जलाकर राख कर दिया जाता है। उधर शिप के अंदर एलिजाबेथ अपनी टूटी फूटी हालत में एक रूम में चली जाती है, जहां वो डेविड के साथ पीटर वॉयलैंड को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। वॉयलैंड बताता है कि उसके पास बस कुछ ही दिनों की जिंदगी बाकी है, लेकिन वो जिंदा रहना चाहता है, मौत को छूकर टक से वापस आना चाहता है। और अगर उन इंजीनियर्स ने हम इंसानों को बनाया तो वो जरूर ये भी जानते होंगे कि मौत से कैसे बचा जा सकता है। वॉयलैंड यही जानना चाहता है। एलिजाबेथ को यह भी पता चलता है कि उन इंजीनियर्स में से एक अभी भी जिंदा है और अब वॉयलैंड अपनी टीम के साथ उसी के पास जाने वाला है। वो एलिजाबेथ को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, हालांकि वो नहीं जाना चाहती। चार्ली और 5 फील्ड के साथ जो हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन चार्ली की बलिदान को वैसे ही जाया नहीं करना चाहती। वो जिस मकसद के लिए इतनी दूर आए उसे वो पूरा करना चाहती है। इंसानों को आखिर उन इंजीनियर्स ने क्यों बनाया, इसकी जवाब वो जानना चाहती है। इसीलिए वो पीटर वॉयलैंड और उसकी टीम के साथ उसी गुफा के अंदर चली जाती है। उधर कैप्टन गुफा के नक्शे को गौर से देखता है, जिससे उसे समझ में आता है कि ये कोई गुफा नहीं है, बल्कि ये तो एक स्पेसशिप है जहाँ पर ऐसे हजारों मर्तबान मौजूद है। आखिरकार वो सब गुफा के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनके हिसाब से उन्हें बनाने वाला गहरी नींद में है। वो यहाँ से पृथ्वी पर जाने वाले थे, क्योंकि नई रचना से पहले विनाश बहुत जरूरी है। मतलब वो इंसानों को खत्म करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस ग्रह पर सामूहिक विनाश के हथियार बनाए। और इन मर्तबानों में वही विनाश के हथियार मौजूद है जिसका जलवा हम पहले ही देख चुके हैं। ये उनके असली घर नहीं है। वो इतना भी बेवकूफ नहीं है कि अपने ही घर के आंगन में सामूहिक विनाश के हथियार बनाएंगे। ये हथियार वो इंसानों पर इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। उनकी ये हथियार उन्हीं पर हावी हो गया। इस ग्रह पर मौजूद सारे इंजीनियर्स मारे गए, सिवाय इसके जो फिलहाल बहुत गहरी नींद में है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। डेविड उसे जगा देता है। एलिजाबेथ बार बार अपनी भाषा में इंजीनियर से पूछ रही होती है कि अगर उन्होंने इंसानों को बनाया तो आखिर वो उन्हें खत्म क्यों करना चाहते थे। इंजीनियर उसकी बातों को नहीं समझ पाता और वॉयलैंड उसे चुप करा देता है। डेविड इंजीनियर की प्राचीन भाषा में उससे बात करता है, वॉयलैंड की मकसद बताता है। इंजीनियर पहले तो वॉयलैंड की तरफ देखता है, फिर वो डेविड की सर उखाड़ देता है और वॉयलैंड के साथ उसके सारे आदमियों को मार देता है। पर एलिजाबेथ यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। अब इंजीनियर अपने अधूरा मकसद को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। वो इंसानों के नामो निशान तक मिटा देना चाहता है। और कुछ ही देर बाद इंजीनियर की जहाज हवा में होता है। ये देखकर एलिजाबेथ कैप्टन को समझाती है कि अगर उन्होंने इंजीनियर के इस जहाज को नहीं रोका तो पूरी की पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरेडिथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कैप्टन इंसानियत के खातिर, अपने प्यारी सी पृथ्वी के खातिर इंजीनियर को रोकने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने जहाज को फुल स्पीड में करने के लिए कहता है। इसीलिए मेरेडिथ अपनी लाइफ बोट लेकर जहाज से निकल जाती है। उसे शहीद होने का कोई शौक नहीं है। और उधर कैप्टन अपने जहाज को फुल स्पीड में इंजीनियर की जहाज से टकरा देता है। इससे उसका पूरा का पूरा जहाज निस्तेनाबूद हो जाता है। पर इंजीनियर की जहाज को खरोच तक नहीं आती, बस वो नीचे गिर जाता है। और इस दौरान मेरेडिथ जहाज के नीचे दबकर मारी जाती है। एलिजाबेथ की हेलमेट क्रैक हो चुका होता है, इसीलिए वो जल्दी से लाइफ बोट में जाकर दरवाजों को सील कर देती है। पर कुछ ही देर बाद इंजीनियर उस पर हमला कर देता है, लेकिन एलिजाबेथ के पेट से निकला वो जानवर इंजीनियर को पकड़ लेता है, जो अब बहुत बड़ा हो चुका है। एलिजाबेथ को इससे भागने का मौका मिल जाता है और उधर वो जानवर अपना टेंटिकल इंजीनियर के गले में घुसाकर उसे मार देता है। जिसके बाद हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जो बहुत ही उदास होती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस ग्रह से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तभी डेविड उसे संपर्क करके बताता है कि वो दोनों एक दूसरे की मदद से आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ पर इंजीनियर्स के बहुत सारे जहाज हैं जिन्हें वो चलाना जानता है। एलिजाबेथ डेविड के पास जाती है,
उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन बस एक शर्त पर कि वो दोबारा पृथ्वी नहीं लौटेंगे बल्कि उस ग्रह पर जाएंगे जहाँ से वो इंजीनियर्स आए थे। वो जानना चाहती है कि अगर इंजीनियर्स ने इंसानों को बनाया तो वो उन्हें खत्म क्यों करना चाहते थे। इसीलिए वो डेविड के साथ इंजीनियर्स की जहाज पर इसी खोज में अंतरिक्ष की गहराइयों में चली जाती है। उधर लाइव बोट में हम उसे इंजीनियर को देखते हैं जिसकी सीना चीर कर एक एलियन बाहर निकलता है और इसी एलियन की अजीब सी आवाज के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।